हेलो व्यूवर्स, आपका हमारे चैनल पर फिर से स्वागत है। और आज हम लोग कोशिकांग अध्याय के तीसरे पार्ट में हम लोग जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है टॉपिक पे हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। तो कृपया करके आप इस चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है, माइटोकॉन्ड्रिया जो वर्ड की बात आती है, माइटोकॉन्ड्रिया वो किसने दिया था? तो माइटोकॉन्ड्रिया जो वर्ड है वो बेंडा साहब ने दिया था। ठीक है, ये वर्ड का जो नाम दिया था माइटोकॉन्ड्रिया नाम उन्होंने बेंडा साहब ने दिया था। और माइटोकॉन्ड्रिया अगर बात होती है कि किसने खोजा था तो अल्टमेन साहब ने। किसने? अल्टमेन साहब ने। तो अल्टेम यहाँ लिखा गया है, सॉरी, इसको आप लोग अल्टमेन आप लोग सुधार लेंगे, ठीक है ना। तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? अल्टमेन साहब ने। और नामकरण किसने किया था इसका? जो है बेंडा साहब ने। हालांकि नाम अल्टमेन साहब ने भी दिया था, तो उसका नाम दिया था इसका जब ये माइटोकॉन्ड्रिया की जो खोज किए थे अल्टमेन साहब, तो उस वक्त उन्होंने नाम दिया था बायोब्लास्ट। क्या नाम दिया था? बायोब्लास्ट। लेकिन बाद में जो है बेंडा साहब ने इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया रखा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इसके बारे में, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में कि माइटोकॉन्ड्रिया कहते किसको है। ठीक है, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ये जो है ये कोशिका द्रव में पाई जाने वाली एक महत्वपूर्ण संरचना है। ठीक है, जो कोशिका द्रव में बिखरी रहती है। क्लियर है? इसका आकार और आकृति परिवर्तनशील होता है। क्लियर है? माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा उत्पन्न करने के कारण कोशिका का ऊर्जागृह, ठीक है ना, कोशिका का ऊर्जागृह, इसको इंग्लिश में हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। इसे कोशिका का ऊर्जागृह इसलिए कहते हैं कि 36 एटीपी अणु जो कि एक ग्लूकोज अणु के टूटने से बनते हैं, उनमें 34 एटीपी माइटोकॉन्ड्रिया में ही बनते हैं। ठीक है, समझ में आया? आगे चलते हैं लवक के बारे में। लवक जिसको हम इंग्लिश में प्लास्टिड कहते हैं। ठीक है, तो लवक जो होते हैं यह केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। ये कोशिका द्रव में चारों तरफ बिखरे रहते हैं। ये आकार में मुख्यतः अंडाकार, गोलाकार या तस्तरीनुमाकार, जिसको हम इंग्लिश में डिस्क शेप कहते हैं, के होते हैं। ठीक है, प्लास्टिड जो होते हैं तस्तरीनुमाकार आप तो देखे ही होंगे, जो एलियन शिप आप देखे होंगे, है ना, टीवी में, है ना, बहुत सारी फिल्मों में आपको दिखाई दिया होगा, वो उसे कहते हैं तस्तरीनुमाकार। ठीक है, तो ये जो होते हैं लवक जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे अवर्णी लवक जिसको इंग्लिश में ल्यूकोप्लास्ट बोलते हैं, वर्णी लवक जिसको क्रोमोप्लास्ट बोलते हैं, हरित लवक जिसको क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग बारी बारी से इनके बारे में लोग बात करते हैं। अवर्णी लवक जिसको इंग्लिश में ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं, तो ये पौधों के उन भागों की कोशिकाओं में पाए जाते हैं जो सूर्य के प्रकाश से वंचित रहते हैं। तो आप हमें बताइए कि वो कौन सा ऐसा भाग है जो सूर्य के प्रकाश से वंचित रहता है? तो जड़ हो गया या कोई भूमिगत तना, ठीक है ना, जो पौधों में सूर्य के प्रकाश से वंचित रहते हैं। ठीक है, चलिए वर्णी लवक के बारे में बात करते हैं, इसको इंग्लिश में हम लोग क्रोमोप्लास्ट कहते हैं। ठीक है, तो क्रोमोप्लास्ट किसे कहते हैं? ये रंगीन लवक होते हैं जो प्राय लाल, पीले एवं नारंगी रंग के होते हैं। ठीक है, ये पौधों के रंगीन भागों जैसे पुष्प, फलावृत्ति, बीज आदि में पाए जाते हैं। क्लियर हो गया? आगे चलते हैं हरित लवक जिसको इंग्लिश में हम लोग क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, और इसको कोशिका का रसोई घर भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है भोजन तैयार होता है, ठीक है ना, इनके द्वारा। चलिए देखते हैं हम लोग इसके बारे में। तो पौधों के लिए हरित लवक बहुत ही महत्वपूर्ण कोशिकीय संरचना है, क्योंकि इसी में मौजूद वर्णकों जिसको हम लोग इंग्लिश में क्लोरोफिल भी कहते हैं, क्लोरोफिल की सहायता से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। तो क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट में। क्लियर हो गया? क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट में। और क्लोरोफिल की सहायता से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। इस कारण हरित लवक, इट मीन्स क्लोरोप्लास्ट, को कोशिका का रसोई घर कहते हैं। समझ में आ गया? चलिए आगे चलते हैं वैक्यूल्स के बारे में, जिसको हम लोग इंग्लिश में रसधानी भी कहते हैं। तो कोशिका की रसधानियाँ चारों ओर से एक अर्धपरागरम में झिल्ली से घिरी होती है। इसे हम लोग टोनोप्लास्ट कहते हैं। रसधानियाँ छोटी अथवा बड़ी हो सकती हैं। ठीक है,
और इस रसधानियों के अंदर ठोस या तरल पदार्थ भरा रहता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो रसधानियाँ जो होती है वो छोटी अथवा बड़ी हो सकती हैं। तो छोटी किस में होती है और बड़ी किस में होती है रसधानियाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, इसको जानना चाहिए। तो जंतु कोशिकाओं में रसधानियाँ जो होती है वो छोटी होती है, जंतु कोशिकाओं में, ठीक है। जो एनिमल सेल होते हैं उनमें रसधानियाँ छोटी होती हैं, और जो प्लांट सेल होते हैं उनमें क्या होती है, ये बड़ी होती हैं, ठीक है ना। तो जंतु कोशिकाओं में रसधानियाँ छोटी होती हैं, जबकि पादप कोशिकाओं में ये बड़ी होती हैं, ठीक है। पादप कोशिकाओं की रसधानियों में कोशिका रस, जिसको इंग्लिश में लोग सेल सैप कहते हैं, वो भरा होता है, जो कि एक निर्जीव पदार्थ होता है। जंतु कोशिका में रसधानियाँ जल संतुलन का कार्य करती है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि कोशिका के कौन ऐसा कोशिकांग है जिसमें जो जल संतुलन का कार्य करती है, तो आप लिखेंगे जो है रसधानियाँ, ठीक है ना। रसधानियाँ जो है यानी वॉक्यूल्स जो है, ये जो है जल संतुलन का कार्य करती है जंतु कोशिका में। क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। आगे जो है यहाँ पे हम लोग तारकाय, यहाँ पे देख रहे हैं ना तारकाय, और इंग्लिश में बोलते हैं सेंट्रोसोम, ठीक है। तो इसकी खोज जो है बोवेरी साहब ने 1888 ईस्वी में किए थे, ठीक है ना। यह केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है, यह केवल एनिमल सेल में पाया जाता है, ठीक है। यह एक बेलन जैसी रचना के रूप में दिखाई देती है, ठीक है। यह जंतु कोशिका के केंद्रक के पास एक छोटा सा चमकदार क्षेत्र होता है, ठीक है, छोटा सा चमकदार क्षेत्र होता है। इसमें एक या दो सूक्ष्म रचनाएं होती है जिसे सेंट्रियोल कहते हैं। क्लियर हो गया, ठीक है। तारकाय जो होता है वो जंतु कोशिका विभाजन में मदद करता है। क्या करता है वो? जंतु कोशिका विभाजन में मदद करता है। तो हम लोग जंतु कोशिका के बारे में, जब कोशिका विभाजन के बारे में पढ़ेंगे तो और इसको डिटेल में देखेंगे, ठीक है। तो तारकाय जो होता है जंतु कोशिका विभाजन में मदद करता है। यह कोशिका में सिलिया एवं फ्लैजेला के बनने में भाग लेता है। यह कोशिका का प्रचलन अंग, जिसको हम लोग इंग्लिश में लोकोमोटरी ऑर्गेनेल भी कहते हैं। क्लियर हो गया। आगे है माइक्रोट्यूबुल्स, जो यहाँ पे देख सकते हैं। माइक्रोट्यूबुल्स जो है ये छोटी छोटी नलिकाकार रचनाएं होती हैं जो कोशिका द्रव में पाई जाती हैं। ये कोशिका विभाजन के समय स्पिंडल के निर्माण में भाग लेती हैं। ये सेंट्रियोल, सिलिया, फ्लैजेला आदि के निर्माण में भी भाग लेती हैं। तो आज के लिए इतना ही। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।